हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी केरल की है। केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है पतनमथिट्टा, और उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। और ये परिवार इस पूरे इलाके में बेहद मशहूर परिवार था। परिवार भवल सिंह का। भवल सिंह और उसके पिता वासुवेद्यन, इन दोनों के पास कुछ कुदरती सलाहियतें थी। ये दोनों बहुत ही अच्छे मसाज देने वाले और बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे। और दूर दूर तक अगर किसी को कहीं भी शरीर में, जिस्म में कहीं पर भी दर्द हो तो इनके पास आया करते थे, और इनके मसाज के बाद अचानक वो ठीक हो जाया करता था। वासुवेद्यन के पिता के ज़माने से ये विरासत चली आ रही थी। तो वासुवेद्यन के बाद उनके बेटे भवल सिंह ने इस पेशे को अपना लिया था। भवल सिंह के हाथ में भी सिफा थी, हुनर था, और जो वहाँ पर आता अपनी परेशानी को लेकर या किसी भी तरह के दर्द को लेकर वो ठीक होकर ही जाता था। धीरे धीरे वक्त बदला और सोशल मीडिया का ज़माना आया। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने अपने अकाउंट खोले और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। भवल सिंह की निजी ज़िंदगी के बारे में यदि हम बात करें तो भवल सिंह ने शादी की। उनकी पहली पत्नी का नाम था शोभा, लेकिन शादी के बाद दोनों में बनी नहीं और कुछ साल बाद ही तलाक हो गया। शोभा से एक बेटी थी। बाद में शोभा और उसकी बेटी दुबई पहुंच गए और वहीं दुबई में उसने नौकरी शुरू कर दी। शोभा से तलाक लेने के बाद भवल सिंह ने लैला नाम की एक दूसरी महिला से शादी की। लैला से भी एक बेटा हुआ। बेटा भी फिर नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया था। अब पति पत्नी यानी कि भवल सिंह और लैला सिंह दोनों एर्नाकुलम के इस गांव में अकेले रहते थे। भवल सिंह और उसका परिवार बहुत मशहूर था। किसी को भी पता बताने के लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता था कि हमें भवल सिंह के यहाँ पर जाना है, तो चाहे वो टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो या बस वाला, उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचा दिया करता था। तो किसी को भी अपने घर का पूरा पता देने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं थी। वो इतने मशहूर लोग थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर एक अजीब व गरीब बात होती है। 26 सितंबर 2022 की ये बात है। पद्मा नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 52 साल के करीब थी, अचानक गायब हो जाती है। लेकिन किसी ने पुलिस को कोई खबर नहीं दी। 26 सितंबर 2022 के बाद अब 5 दिन गुजर चुके थे। पद्मा की एक बेटी थी जो यूपी में एक टीचर थी। वो अपनी माँ से लगातार बात किया करती थी, लेकिन इन 5 दिनों में तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी बात अपनी माँ से नहीं हो पा रही थी। अब वो काफ़ी परेशान होने लगी कि कहीं माँ के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उसके साथ बुरा तो नहीं हो गया है। उसके बाद पद्मा की बेटी केरल में एर्नाकुलम पहुंच जाती है। वहां जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद तफ्तीश करती है। पुलिस पद्मा की मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालती है तो पता चला कि 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार एक फ़ोन नंबर पर बात हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर को टटोला तो वो नंबर एक ऐसे शख्स का था जिसका अपना रेस्टोरेंट था और उसका नाम शफ़ी था। पुलिस शफ़ी के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ, मैं पद्मा को जानता हूँ। जब उसने डिटेल में पूछताछ की तो एक बड़ी ही खौफनाक कहानी सामने निकल कर आई।
जो पिछले 2-3 दिनों से पूरे केरल में चर्चा का विषय बनी हुई थी। और अब देश के अलग अलग हिस्से में जो भी इस कहानी को सुनता है वो दंग और हैरान रह जाता है। अंधविश्वास या अंधे विश्वास से उपजी ये एक और खतरनाक और खौफनाक कहानी थी। पद्मा को ढूंढते ढूंढते दरअसल केरल की पुलिस एक दूसरी महिला तक भी पहुंच गई थी, और वो दूसरी महिला थी रोसेलिना। उसकी उम्र थी करीब 50 साल। जब शफ़ी से बातचीत हुई तो एक रोसेलिना नाम की महिला का भी सच उनके सामने आ गया, और रोसेलिना 6 जून 2022 से गायब थी। पुलिस अब शफ़ी के मोबाइल से मिल रहे नंबर को एक एक करके चेक कर रही थी। इन सभी नंबरों में रोसेलिना का भी नंबर था। पुलिस वाले एक एक करके मिले सभी नंबरों और उनकी फैमिली तक पहुंच गए थे, लेकिन रोसेलिना का कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर जब पुलिस रोसेलिना के पते पर पहुंची तो पता चला कि वो 6 जून 2022 से गायब है। अब पुलिस का माथा ठनका और फिर शफ़ी से दोबारा बात की। इसके बाद शफ़ी ने रोसेलिना और पद्मा इन दोनों की पूरी सच्ची कहानी सुनाई, और ये कहानी जाकर ख़त्म होती है भंवर सिंह और लैला सिंह पर। भंवर सिंह सोशल मीडिया पर बहुत फेमस थे। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने के लिए आया करते थे। इन्होंने अपना फेसबुक पर भी प्रोफाइल बनाया हुआ था। इधर जो ये शफ़ी था एक रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन साथ में इसने भी अपना एक सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाया हुआ था श्री देवी के नाम पर। और श्री देवी के नाम पर प्रोफाइल बनाकर उसने कहा था कि उसके पास काला जादू है, जो भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी, जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा। इस तरीके से करते करते बहुत सारे लोग उसके कांटेक्ट में आते गए, और उसके बाद शफ़ी सोशल मीडिया के ज़रिए भंवर सिंह से दोस्ती करता है और फिर जाकर उससे मुलाकात भी करता है। अब भंवर सिंह और उसकी पत्नी और अब शफ़ी तीनों मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं। इनके बीच में कई गुप्त बातें होती हैं। शफ़ी अपने आप को बताता है कि मेरे पास ब्लैक मैजिक है, मेरे पास काला जादू है, और इसके ज़रिए इंसान की पूरी ज़िंदगी, इंसान की हैसियत सब कुछ तब्दील की जा सकती है, बदली जा सकती है। भंवर सिंह भी उनकी बातों में आ गया और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं बरसों से, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें भी अब अमीर बनना है। तो शफ़ी ने कहा कि अगर पैसों की बारिश चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। तो भंवर सिंह ने पूछा कि हमें क्या करना होगा। तो शफ़ी ने कहा कि ख़ास मौके पर हमें इंसानों की बलि देनी होगी। भंवर सिंह जैसा शख्स ना मालूम कैसे उसकी बातों में आ गया। पुलिस फ़िलहाल इस बात का पता लगा रही है, और अब भंवर सिंह इस काम के लिए तैयार हो गए, इस लालच में कि पैसे बरसेंगे और हम रातों रात माला माल हो जाएंगे। अब यहाँ से शफ़ी की जो पहली साजिश की कड़ी है वो शुरू होती है। अब उसने कह तो दिया कि बलि देनी है, लेकिन कैसे? अब उसने सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट में देखा कि कौन कौन खाना खाने के लिए आते हैं। जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, ऐसे कौन लोग हैं जो ज़्यादातर गरीब ही दिखते हैं। उसका रेस्टोरेंट नॉर्मल सा था, ज़्यादा हाई क्लास का नहीं था। उसमें मिडिल क्लास और गरीब लोग ही खाना खाने आया करते थे। इत्तेफाक से सितंबर के महीने में उसकी नज़र 50 साल की एक महिला रोसेलिना पर पड़ती है। रोसेलिना अक्सर उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती थी। शफ़ी ने उस पर कई दिनों तक नज़र बनाए रखी, और फिर उसने कुछ दिनों तक उसका पीछा भी किया, ये देखने के लिए कि वो कहाँ से आती है और कितनी दूरी पर रहती है, वो अकेली है या उसके साथ कोई और भी रहता है। इसके बाद उसने रोसेलिना को एक दिन कहा
कि यदि तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो एक पोर्न फिल्म में काम करना पड़ेगा, यानी अश्लील फिल्म में काम करना पड़ेगा। रोसेलिन उसके लिए तैयार हो गई तो शफ़ी ने कहा कि ठीक है, हम आपको शूटिंग का दिन और टाइम बता देंगे, आप तैयार रहना। इसके बाद शफ़ी ने भंवर सिंह को बताया कि पहली बलि की तैयारी करो, हमें बलि देने के लिए जो शिकार चाहिए था वो मिल गया है। फिर रोसेलिन को एक दिन उसी पोर्न फिल्म में काम करने और बदले में 10 लाख रुपए देने का लालच देकर वो अपने साथ भंवर सिंह के उस घर पर ले गया जहाँ पर भंवर सिंह और उसकी पत्नी रहा करते थे। घर में ले जाने के बाद वहाँ अचानक उन लोगों ने रोसेलिन पर काबू पाया और उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर भी पट्टी बांध दी ताकि वो शोर ना मचा सके। फिर उसके बाद उसको टॉर्चर किया, फिर उसका गला काटा, उसका ब्रेस्ट काटा और फिर शरीर के टुकड़े किए। पूजा पाठ भी हुई। वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जो एक बलि की प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने बताया कि रोसेलिन के मांस के कुछ टुकड़ों को इन तीनों ने मिलकर खाया भी था और इसके बाद बाकी चीज़ों को दफना दिया उसी घर में जहाँ पर भंवर सिंह और उसकी पत्नी रहा करते थे। अब इसके बाद शफ़ी अपने घर लौट गया और वो पति पत्नी अपने ही घर पर ही रहे। अब वक्त बीता, बलि दी जा चुकी थी, पैसे आए नहीं थे। अब शफ़ी ने कहा कि हारने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी तो सिर्फ एक ही बलि दी है, हमें तो अभी कई और बलि देनी है। 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में भी रोसेलिन को किसी ने नहीं ढूंढा, ना कोई पुलिस वाला कभी आया और ना रोसेलिन की गुमशुदगी की कोई खबर आई और ना ही उसकी कोई चर्चा हुई। इससे शफ़ी का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। उधर भंवर सिंह और उसकी पत्नी लैला सिंह का भी हौसला बहुत बढ़ चुका था कि एक कत्ल कर दिया, 3 महीने हो गए हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। भंवर सिंह और लैला सिंह के घर में वैसे ही इलाज का काम चलता रहा। लोग आते रहे और जाते रहे तो उन्हें लगा कि हम तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तभी 6 जून 2022 को पद्मा के साथ भी वही सिमिलरिटी थी जो रोसेलिना के साथ थी। रोसेलिना लॉटरी के टिकट बेचा करती थी और कभी कभार खाना खाने के लिए शफ़ी के रेस्टोरेंट में आ जाया करती थी। शफ़ी ने पद्मा को भी अपने रेस्टोरेंट में कई बार देखा था। उसने पद्मा का पीछा भी किया था और पता किया कि ये कहाँ जाती है और कहाँ रहती है। शफ़ी आसपास के लोगों को नहीं पकड़ता था, उनको अपना निशाना नहीं बनाया करता था ताकि भेद ना खुल जाए। तब उसे यकीन हो गया कि ये बिल्कुल अकेली है और इस इलाके से दूर रहती है। तो फिर शफ़ी ने उसके साथ भी वही किया जो रोसेलिन के साथ किया था। 10 लाख रुपए के लालच के नाम पर वो एक रोज़ मौका देखते ही 6 जून 2022 को पद्मा को भी शफ़ी अपने साथ भंवर सिंह और लैला सिंह के घर पर ले गया। वहाँ जाने के बाद फिर वो सारी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया की गई और उसके बाद जैसे रोसेलिना के साथ हुआ था, पद्मा के साथ भी ठीक वैसे ही किया गया। तो पहली बलि 6 जून 2022 को पद्मा की और दूसरी बलि 26 सितंबर 2022 को रोसेलिन की दी गई थी। पैसे अभी आए नहीं थे और बलि दी जा चुकी थी। तीनों सोच रहे थे कि अब क्या होगा। शफ़ी को अपने काले जादू पर पूरा भरोसा था। इसी दौरान करीब 26 सितंबर से 5 दिन बीत चुके थे। पद्मा से उसकी बेटी का संपर्क नहीं हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश में एक टीचर के तौर पर काम करती थी। जब वो हार कर थक कर एर्नाकुलम पहुंचती है तो फिर पुलिस के पास जाती है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है और तब उस मोबाइल नंबर के जरिए ये सारी कहानी सामने आती है।
कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि इन तीनों भावल सिंह और उसकी पत्नी लैला सिंह और शफी का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसी बयान के आधार पर उन्होंने कहा कि इन तीनों ने एक्सेप्ट किया है कि जो 2 महिला विक्टिम थी, रोसेलिन और पद्मा, उसमें से रोसेलिन के मांस के कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े इन तीनों ने मिलकर खाए हैं, इसी तंत्र मंत्र और काला जादू के नाम पर। इसके बाद इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और 26 अक्टूबर 2022 तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कई जगहों पर खुदाई की और लाश के छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े बरामद किए। उन टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस खबर के आने के बाद उस पूरे इलाके के लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि भवल सिंह और उसकी पत्नी शफी के साथ मिलकर ऐसा भयानक और घिनौना काम कर सकते हैं। तो वो सभी हैरान और परेशान थे। लेकिन अफसोस, अंधे विश्वास की ये एक और अंधी कहानी, और ख़ास तौर पर केरल से ऐसी कहानियाँ जब आती हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और वो इसलिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तादाद केरला में ही है। लेकिन इसके बावजूद पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर आज 20वीं सदी में भी इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। ये बेहद अफसोस की बात है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।